दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष दो बिंदुओं में वार्तालाप करने आया हूं। दोनों बड़े गंभीर हैं, दोनों चुनाव आयोग से संबंधित हैं और मैं ये कहूँगा कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी वरिष्ठ संस्था जिसको सींचा गया, पनपाया गया, बढ़ावा दिया गया इतने सालों से, वो कभी भी इस गिरावट के स्तर पे आए कि हमें इस पर टिप्पणी करनी चाहे। कोई भी नहीं चाहेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी, लेकिन ये कहना आवश्यक है कि कभी भी ईसीआई ईगर एंड कंप्लायंट इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता। ईगर एंड कंप्लायंट न बनना चाहिए, न बनने देना चाहिए। और चुनाव आयोग भी जब चुनने लगेगा, चुनाव आयोग जब चुनने लगेगा और वो भी को, तो दुर्भाग्य का वो दिवस होगा। और मुझे इसी संदर्भ में ये दो बिंदुएं आपके सामने रखनी है। पहली बात है कि बड़ी अजीबोगरीब चीज़ हो रही है। जवाब आया कल चुनाव आयोग का एक झूठी बराबरी, एक फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ, और उसमें दो बिंदु कहे गए। एक कहा गया कि सभी को हिदायत है कि कम्युनल न हो, एक फरमान सा आया। तो मुझे ये प्रश्न उठा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रश्न उठा कि ये किसी को संदेह है कि सांप्रदायिक भाषा, सांप्रदायिक चिन्ह, सांप्रदायिक तुलनात्मक चीज़ें, सांप्रदायिक वक्तव्य, घटे हुए गटर लेवल के वक्तव्य कहाँ से आ रहे हैं? पिछले 2 महीने से प्रकाशित हो रहे हैं आपके सामने, आप सब जानते हैं। उसके बाद हमारी कंप्लेंट होती है 26 अप्रैल को, और 27 दिन बाद, करीब करीब 1 महीने के बाद जब चुनाव अंत हो रहा है, तब तक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री का कहीं नाम नहीं आता चुनाव आयोग के दस्तावेज में। पद के आधार पे भी नाम नहीं आता है। उनके ऊपर न चेतावनी है, न प्रतिबंध है, न नाम लेकर दोषारोपण है। और 27-28 दिन बाद ये एक उपदेशवाद वाला वक्तव्य आता है, और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मजाकिया लगता है मुझे पढ़ने से। दोनों अध्यक्षों को लिखा गया है कि आप अध्यक्ष महोदय अपने स्टार कैंपेनर, डायरेक्ट कोट अनकोट, डायरेक्ट स्टार कैंपेनर्स नॉट टू मेक अटरेंसेस कॉन्ट्री टू दी एमसीसी। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है। मैंने एक कंप्लेंट की आपके विरुद्ध कि आप इतने घिनौने वक्तव्य दे रहे हैं। 27 दिन बाद ये सुनने के लिए की थी कंप्लेंट मैंने। दूसरा, quote unquote, utterances of star campaigners create patterns which can be damaging beyond MCC period, unquote. ये दुर्भाग्य है, ये मजाकिया है। इस प्रकार के वक्तव्यों का क्या मायने है? ये तो प्रोत्साहित करते हैं कि कल परसों तरसों आप वापस वही करेंगे। इसमें कोई दोषारोपण नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। तो ये भय कैसा है? ये हिचक कहाँ की है? और ये हिचक और भय सिर्फ जब नाम आते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की, तभी क्यों उठती है? ये झूठी बराबरी किसकी है? दोनों अध्यक्षों को लिख दिया फॉल्स इक्विवेलेंस करके। ये इस संवैधानिक स्तर की उच्च स्तरीय संस्था को शोभा नहीं देता। ये उसके संवैधानिक उत्तरदायित्वों के बिल्कुल विरुद्ध है। ये चुनाव आयोग है, किसी का चुनावी एजेंट नहीं है। इट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट द इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी। क्या चुनाव आयोग के विवेक और तर्क में ये लेवल प्लेइंग फील्ड लगती है उसको? ये लेवल, ये बराबरी की समतल जमीन का ये वक्तव्य है कि आप बांसवाड़ा में आप कहीं और घिनौने शब्द कह दें, आप गाली गलौज कर लें, आप स्तर ले आए गटर के स्तर पर, और 27 दिन बाद कुछ भी नहीं होगा इस प्रकार।
हम तो अचंभित हैं कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, क्योंकि जब कोई भी संवैधानिक संस्था संविधान का पालन नहीं करती, सत्ता के पालनकर्ताएं उनका पालन करने लगती है, सत्ता में जो बैठे हैं उनकी तरफ झुकने लगती है, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का अंत है। और दूसरा पहलू था इनके वक्तव्य में कि साथ साथ एक और चेतावनी दी कि संविधान खतरे में है, इसके बारे में कोई टिप्पणी न करें। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो निर्णय करे कि आप क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, जब तक कि हम एमसी नहीं सकते। आज हम बड़े खुला बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे कि भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो सोच है, भारत के संविधान के जो मूल तत्व हैं, मूल ढांचे हैं, वो सब खतरे में हैं। वो इसलिए खतरे में है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो इस हिदायत में ये लिखा गया है कि ऐसी चीज़ें जो संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं, आप नहीं कह सकते। ये दूसरा जो पार्ट है वो किसके फेवर में है, किसके पक्ष में है? वो सीधा उन लोगों के पक्ष में है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी के, जो चाहती है कि विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस किसी रूप से जनता जनार्दन से ये समक्ष न हो कि किस प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है सत्तारूढ़ पार्टियों ने। तो उस पर आप कैसे एक रोकथाम लगा सकते हैं? और इधर खुलेआम सांप्रदायिक वक्तव्य आ रहे हैं और आप बराबरी का एक स्टेटमेंट देते हैं। ये मेरा पहला बिंदु है। ये अत्यंत दुखद प्रसंग है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, भर्त्सना योग्य है कि चुनाव आयोग अपनी संविधान। मेरा दूसरा बिंदु है वोटर के जो आंकड़े हैं उनके विषय में। ये उतना ही गंभीर है, उससे शायद ज़्यादा भी गंभीर कह सकते हैं इसको। और इसमें बड़ा मजाकिया चीज़ हो रही है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बात अपनी शुरू करूँगा ये कह के कि चुनाव आयोग को बचा रही है भाजपा, कह रही है कि नहीं है कोई हेरा फेरी। अगर सब कुछ ठीक है, चंगा है, तो क्यों हो रही है वोटर डेटा रिलीज में देरी? इसका क्या औचित्य है? आंकड़ों में हेराफेरी से बढ़ रहे हैं भाजपा के वोट और चुनाव आयोग देख रही है लोकतंत्र का गला होते हुए घोट। मैं ये कहना चाहूँगा कि पारदर्शिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि है। और क्या ये पारदर्शिता है जो एक हलफनामा जवाब चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दिया है, जिसकी सुनवाई कल है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो सुनवाई करेंगे, वो मेरिट्स पे करेंगे, लेकिन ये जवाब जो दिया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्या है जवाब? सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया है चुनाव आयोग ने जवाब, वो पारदर्शिता के लिए नहीं बल्कि जनता से पर्दा करने के लिए जवाब लगता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। नंबर 1 कि 17C एक जो फॉर्म नंबर होता है जिसके अंदर जितने वोट कितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में, विभिन्न पोलिंग स्टेशंस में दिए गए। नंबर 2 कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई। और नंबर 3 हर मशीन में कितने वोट पड़े। ये चुनाव आयोग कृपया अपनी वेबसाइट पे लोड कर दे। ये बड़ी सरल सी सीधी मांग। अभी क्या मांग में कोई बहुत अजीबोगरीब चीज़ लगती है आपको? ये कोई घिनौना पाप है ऐसी मांग करना? अब इसका जवाब देखें आप हलफनामे में जो आया है। इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है कोट अनकोट, इट इज अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल विदाउट अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल टू डिस्क्लोज दिस डेटा। ये अनडिजायरेबल और अनफीजिबल उनके शब्द हैं। आपको बताता नहीं है चुनाव आयोग कैसे अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है,
किस प्रकार से अनडिजायरेबल है या अनफीजिबल है। डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है। उसके बाद पैरा 36 में एक और जबरदस्त, गंभीर, मजाकिया, दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कोट, ए डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, which can then create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral process, unquote. दोस्तों, अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं इसका क्या मतलब है। ये अजीबोगरीब है, समझ के बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है। अगर मैं या आप या AICC या कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज, तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं। तो जितना भी डेटा करती है चुनाव आयोग, ये तो सभी डेटा में हो सकता है। इससे हिचक होती है डेटा अपलोड करने की कभी, कि कोई संभवतः मॉर्फ कर ले, फोटो ले ले। अगर ये लॉजिक या तर्क या कुतर्क लगाया जाए तो कोई भी डेटा किसी प्रकार का अपलोड हो ही नहीं सकता। ये सीधा छुपाने की प्रक्रिया है, बचने की प्रक्रिया है, पारदर्शिता के विपरीतार्थक प्रक्रिया है। यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा रूल 93 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक पैसे देके ले सकता है, मांग सकता है, सर्टिफाइड कॉपी। तो यदि ये सही है तो उसको अपलोड करने में क्या आपत्ति हो सकती है? सिर्फ इतनी हो सकती है कि हम आपको पेमेंट करने में दे देंगे, वैसे अपलोड नहीं करेंगे। ये मजाकिया नहीं लगता आपको? ये डेटा डिजिटाइज्ड है, अवेलेबल है। लोग चाहते हैं कि आप और हम बैठ के कैलकुलेट करें पर पोलिंग बूथ। उससे ज़्यादा आवश्यक है कि एक मोहर हो एक संस्था की, उनको देना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि क्या उनके पास पैसे कम हैं कि वो वेबसाइट में स्टोरेज स्पेस कमी है, उनको स्टोरेज स्पेस खरीदनी पड़ रही है एक्स्ट्रा। फॉर्म 17 को इस प्रकार से छुपाने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आस्था और विश्वास बढ़ाना पब्लिक में। संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? कि सबके साथ शेयर करना। इसको इस प्रकार से विरोध करना मैं समझता हूं भर्त्सना योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हर रूप से चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, उनका पर्दाफाश करता है कि वो एक झुकाव, एक तरफ, एक रुख पे देख रहे हैं। Because friends, if this stand of the EC is not exposed, then the ECI would, with great respect, be guilty of making democracy a sham. It would help the BJP to win by voter scam, a sham leading to a scam. We are not asking for anything about the EVM. We are asking for disclosure of data. Through this stand, in its ridiculous affidavit, the ECI is falling prey, falling into the trap of the BJP to orchestrate decimation, demolition and destruction of electoral democracy. Famous people have said that more speech, more sunlight is the answer rather than less sunlight and less speech. Disinfectant of sunlight is the best answer for democracy. An extraordinary counter affidavit has come from the ECI on a simple prayer which seeks that the Form 17Cs, and I believe there are roughly 10,37,000 Form 17Cs,
As you know, the Form 17C contains the number of votes cast at each polling station, the machines deployed with the serial numbers, and the number of votes polled on each machine. This is simple data. All that the people are asking is it should be uploaded. Now, if you find something so horribly objectionable or terrifying about this request, at least I cannot understand it. At least the ordinary man cannot understand a simple request for disclosure and transparency. Yet the reply which the EC has filed is quite remarkable, is astonishing, is ununderstandable, is absurd, is laughable. Their first point is undesirable and unfeasible to give this data, quote unquote. How undesirable? Why unfeasible? In what manner undesirable and unfeasible? No answer. Second, even more shocking, in para 36 they say that a disclosure of 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Imagine, disclosure is amenable to vitiation of the entire electoral space. Public posting increases the possibility of images being morphed. This can create widespread public discomfort and mistrust. This is like a febrile and fertile imagination of the ECI running amok. Their first imagination is that a disclosure will be amenable to mischief, which means it may be misused. Their second imagination is the entire electoral space will be vitiated. Third is, it can create widespread public discomfort. How? Even today all the data of the EC is uploaded. If I am a criminal and if you are a mischievous person, you can morph, you can photograph even now. And by this logic, no data can be disclosed, no data can be uploaded, because everything is liable to be distorted and misused. The test is not what might happen, what may happen. The test is how you will combat bad things but not let the good things be suppressed. The funny part is that Rule 93 allows this very data to be given to me at payment of cost. What they want is each person makes an application, gets the data for that respective polling booth. They don't want a total picture to come. This data can be calculated by my polling agents also, I know. But they don't want the stamp of approval of the ECI. They don't want a mega picture to emerge instantly so that their figures can be challenged. Who wants this? Clearly the ruling party. And who is falling into the trap of doing what the ruling party wants? Clearly the Election Commission of India. I hope and trust the day never comes when it is called the election agent of the ruling party. I hope and trust the day never comes when it becomes an eager and compliant institution. They are as much on trial as the political parties we oppose. The political parties can fail the trial. The EC cannot afford to fail the trial. The EC has not passed the high constitutional obligations and the tests imposed upon it. It is time that the EC rose to the occasion and dealt with these issues on a constitutional basis. They have instead voted for concealment instead of transparency. The second issue is even more worrying. It's an extraordinary response by the EC after 27 days. A response of fudging, of delightful ambiguities and vaguenesses, of sermonizing and of avoiding the real issue. After almost a month on a complaint about the horrible, degrading, gutter-level speeches from Banswara to elsewhere, not a word of a whisper of the Honorable Prime Minister or the Home Minister. Not one word in the EC's response. Why this fear? Why this hesitation when two names come up? Why this terror?
not a single warning, not a single prohibition, not a day's suspension, not any fault finding. Delightful, vague generalities. I'll read to you two quotations which are amazing, disgusting. Quotation 1, we direct star campaigners not to make utterances contrary to the MCC. What kind of statement is this? Obviously, it is like saying we direct you all not to commit murder, because murder is an offence under 300 dafa 302 of the old law. I don't know the new section. Second, utterances of star campaigners create patterns which can be damaging beyond the MCC period, unquote. What kind of delightful, vague inanity is this? You have no guts to say that, look, Mr. XYZ, you violated in your campaign speech of so and so date the MCC, and we put a stoppage on your campaigning for 48 hours. Do you need us to teach you that? Have you forgotten your legacy, your status, your 75 years of constitutional status? It is absolutely amazing that the false equivalence is created by writing a letter to each of the two presidents of the parties without anything to the offenders. Without anything to the offenders. This country has not seen the language used by the Honorable Prime Minister for 75 years. And yet the EC is supine, quiet, avoiding the real issue and indulging in absolute generalities and sermonizing. There is a second part to the EC's delightful avoidance statement. One is, it says nobody should be practicing communal statements, which I have already dealt with. Everybody knows who practices communal statements in this campaign for the last 2 months on a daily basis. The second part is equally weird. It says that allegations that the constitutional spirit is being changed or that the constitution may be changed should not be part of the political discourse during campaigning. This is again shows that the EC has become one-sided, blind-sided and blind except to one political party and to one direction. All of us in the opposition openly say and will keep on saying that the spirit of the constitution is being destroyed by this ruling party government. All of us say that the basic structure of the constitution is being violated. The essential tenets of the constitution are being attacked, and there is grave danger of that constitutional structure and spirit being obliterated. The EC's statement suggests that such statements can't be made in the future. The EC has no power to decide the content of the speech you write. The EC has no power to censor my speech. It can only act if you show a violation of the model code of conduct. How is it a model code of conduct violation if I say what I have just said about the constitution? All this unfortunately is being done because the EC seems to want to become an election department of the government of India. It cannot afford to become an election ally. It has to restore its credibility and independence. When any constitutional body, instead of following the constitution, becomes a follower of power, then democracy is in grave, grave danger. As I said, through such actions, the BJP is orchestrating the decimation, demolition and destruction of electoral democracy and is trying to involve as a co-participant a constitutional body known as the Election Commission of India. Thank you. बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका